सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में अवाम को हमेशा ये शिकवा रहता है कि वो कोई भी बयान देते हैं तो उस पर स्टैंड नहीं लेते बल्कि उसको यू टर्न कर देते हैं और अपने बयान से फिर जाते हैं। इस वक्त भी यही हुआ है कि जब लॉकडाउन का मामला उठा था तो हमने देखा कि विफाक लॉकडाउन को ऑन नहीं करता था और सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया। उसके बाद विफाक ने उसको फॉलो किया। स्मार्ट लॉकडाउन की बात हुई, उसकी पॉलिसी बनाई गई तो वो भी पहले सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया और उसके बाद विफाक ने उसको फॉलो किया। लेकिन असेंबली में जो खान साहब ने तकरीर की है उसमें उन्होंने लॉकडाउन का सारा क्रेडिट खुद ले लिया है, हालांकि वो तो लॉकडाउन को ऑन भी नहीं करते थे। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं कि खान साहब ने क्या कहा। मजीद वज़ीर आज़म इमरान खान की असेंबली में पॉलिसी तकरीर खासी तवज्जो का मरकज़ बनी रही, लेकिन लगारी साहब, जैसे कि खान साहब ने कहा कि हमारी पॉलिसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 4 महीने से हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन का शिकार ही नजर आ रही है। लॉकडाउन के मामले में भी हमने देखा, इसके अलावा कोरोना को कभी मामूली बुखार कहा गया, कभी कहा गया कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बावजूद ये कहना कि हुकूमत कन्फ्यूज नहीं है, आपके ख्याल में दुरुस्त होगा? नहीं, असल में वो यू टर्न लेते हैं ना हर बात में। कंफ्यूजन पर भी इसने लॉकडाउन वो किया है, यू टर्न लिया है। ये तो 13 मार्च का कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन किया, वो तो सिंध गवर्नमेंट ने भी 13 तारीख को नहीं किया था, वो जाकर 15-16 तारीख के बाद जाकर उन्होंने किया था लॉकडाउन करना है। और हमने शहरों को जो है वो भी बड़े कराची के हद तक हुआ था या कुछ शुरू में, तो फिर उसके बाद उसका दायरा वसी किया गया, लेकिन 13 तारीख को तो किसी ने भी नहीं किया था। खैर जो भी हुआ, लेकिन वजीर आजम ने वो सारा क्रेडिट ले लिया, लेकिन ओनरशिप आज तक नहीं दी। कभी भी नहीं कहा कि वो लॉकडाउन के हक में हैं। लॉकडाउन को उन्होंने एक ऐसे लोगों की जो अशराफिया है, अशराफिया के फायदे के लिए लॉकडाउन का, मुझे नहीं मालूम कि अशराफिया इससे कौन सा फायदा उठाती है लॉकडाउन से और उसको क्या क्या मिलता है, लेकिन उन्होंने तो हमेशा इल्जाम ये लगाया था। बाल उनकी बातों के बारे में हम इतना ज़्यादा वो ना हो, ज़्यादा संजीदा ना हो, ये हमारी मुश्किल है। और ये हुकूमत, हम तो चाहते हैं कि अपनी मुद्दत पूरी करे, अगर इसी तरह से मुद्दत पूरी करती है तो बड़ा कोई नुकसान ना हो जाए, बस ये है। क्योंकि इनके अंदर कोई ठहराव नहीं है, इनके अंदर पॉलिसीज के अंदर कोई इस्तकरार नहीं है, तसलसल नहीं है। और ये इनको ये भी नहीं पता होता है कि सुबह उन्होंने क्या कहा था, फिर दोपहर को क्या किया और फिर शाम को कुछ और कह देते हैं। और वो समझते हैं कि फिर भी ये समझते हैं कि हमारी पॉलिसीज में तजाद नहीं है और हम जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। और अपने कंफ्यूजन का वो ये समझते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं वो कंफ्यूजन का मसला नहीं है। लेकिन लगारी साहब, हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जब असेंबली में तकरीर की तो उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन वाली जो पॉलिसी है उसका क्रेडिट खुद लिया। हालांकि हमने देखा था कि ये तो सिंध की तरफ से पहले किया गया था और लॉकडाउन भी पहले सिंध ने किया, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी भी सिंध हुकूमत ने बनाई। लेकिन वज़ीर आज़म के जो इस तरह के बयानात हैं, आपके ख्याल में क्या ये बयानात ही वजह बनते हैं सिंध और विफाक के दरमियान तनाज़ात की? क्योंकि वज़ीर आज़म को सराहना चाहिए ना सिंध हुकूमत की खिदमात को। नहीं, अब तो सैयद मुराद अली शाह ने भी इन मामलात पर बात करना छोड़ दिए। अब इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते। उनको पता है कि वजीर आजम किसी एक जगह पर ठहर कर बात नहीं करते हैं। वजीर आजम के अपने वो तरजीहात हैं और तरजीहात का भी उनके दोस्तों को भी नहीं पता है, उनकी काबीना के वज़रा को भी नहीं पता है। हाँ, एक तरजीह जो है सब जानते हैं कि जो उनके साथ बैठे हुए लोग हैं वो मुल्क के वसाइल को किस तरह से बेदर्दी से लूटें और उनसे कोई पूछ गछ ना हो, उनसे बात पुरस ना हो, ना नायब देखे, ना एफआईए देखे, कोई और भी ना देखे। और जनाब वो चलाते रहे, 2 हुकूमतें गुजर जाएं तब भी वो चलाते रहे कि हम बीआरटी बना रहे हैं, तब भी उनके सारे मामला चलते रहे, तो इस तरह कोई ना देखे। बाकी इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। सही। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो मुल्की हालात हैं उनको देखते हुए अगले जो 2 महीने हैं वो विफाकी हुकूमत के लिए किस कदर अहम है? पहले तो यही है कि बजट के प्रोसेस से कैसे गुजरते हैं। आज उसके अलावा जमहूरी वतन पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ा है। उससे पहले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल ने साथ छोड़ा। उसके बाद शाहजैन बुक्की ने कह दिया है कि हम साथ तो देंगे
लेकिन आपकी दावत में रोटी खाने के लिए नहीं आएंगे, हमने खाना नहीं आना है आपका। एमक्यूएम बहरहाल कुछ पता नहीं एमक्यूएम को क्या मिला है, हमें अंदाजा नहीं। हमारे दोस्त हैं जनाब अमीन अल हक साहब, कभी उनसे बात होगी तो उनसे गुजारिश करेंगे और कभी चाहेंगे कि वो भी प्रोग्राम में आए और हमें बताएं तो सही कि उन्होंने कराची के लिए और सिंध के लिए क्या किया है जनाब वज़ीर आज़म ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ताकि हमारा भी दिल खुश हो और हम भी उनके साथ मिलकर तालियां बजाएं। लेकिन बाकी इत्तेहादी तो उनसे सारे के सारे नाराज ही हैं। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग मामले की बात करें। फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने पहले असद उमर साहब को निकलवाया और उसके बाद असद उमर साहब ने जहांगीर तरीन साहब को निकलवा दिया। लेकिन इस पर असद उमर साहब मौक़िफ़ क्या देते हैं, क्या राय है उनकी, वो आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब का टेलीविज़न को ये इंटरव्यू काफ़ी तहलका खेज साबित हुआ था और हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी कुछ नाखुश दिखाई देते हैं इस बात पर। लगाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत में अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं? देखिए, जगह जगह से भांत के लोग जमा करके एक ही टोकरी में डाले गए थे, तो हर आदमी अपनी ज़ुबान बोलेगा और हर आदमी की अपनी अपनी ज़ुबान होगी। आखिरी दिनों तक लोग इधर उधर से चुनकर इनके पास डाले गए और उनको कहा गया कि जी लाइन बनाओ, सारे लाइन बना के सबको बिल्लू के घर जाना है। तो बिल्लू के घर जाने के लिए सब ने लाइन लगाई हुई थी। इधर से कोई सराइकी जो अरकान थे वो जनूबी सूबा महाज बना रहे थे और महाज की तरफ जा रहे थे। कुछ लोग इस तरह से थे जो इधर उधर घूमते फिरते हैं। फवाद चौधरी साहब ने तकरीबन सारी जमातों की सैर कर ली है, हर जगह पर वो हर जगह की लीडरशिप के साथ हो जाते हैं। तो अब शायद फवाद चौधरी नई मंजिलें भी देख रहे होंगे, नया अंदाज भी देख रहे होंगे, हुकूमत की नाकामी और नाअहली भी उनके सामने होगी। तो वो अब रास्ता बदलने के लिए फिर नई सोच का, क्योंकि जेहलम के जो लोग हैं या सियासी लोग, मैं आम आदमी की बात नहीं करता, आम आदमी बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जो ये ख़ास तौर पर ये सियासी घराना है इसने तो बड़ी कमाल किए हैं, बहुत बड़े कमाल किए हैं। इनको तो सियासत करने का जो रिवाजी सियासत है, आज की सियासत है, ये गुर्गे 12 दीदा हैं। इनको पता चलता है कि बारिश कब होने वाली है और अब हमें कब किस तरफ को जाना चाहिए और हमें कहाँ से क्या क्या फ़ायदे होंगे। और इस तरह से परवेज़ मुशर्रफ हो तो उनके साथ पीपल्स पार्टी हो तो उनके साथ काफ लीग हो तो उनके साथ कोई और हो तो उनके साथ PTI तो उनके साथ अब कोई और होगा तो उनके साथ, ये तो चलता रहता है। लेकिन वही वाली बात है, अभी तो हुकूमत को सिर्फ 2 साल ही गुजरे हैं और अंदरूनी इख्तलाफात जिस कदर बढ़ गए हैं, उनसे आपको क्या लगता है कि अगले इलेक्शंस तक ये जो तमाम इंसाफी रहनुमा हैं ये तो कहीं और जा चुके होंगे? वो वैसे भी जहां से आए थे वहां जाएंगे या किसी और जगह पर जाएंगे। ये किंग्स पार्टी के साथ रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो किंग्स पार्टी के साथ रहते हैं और उनको हांका लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब भी यही होगा कि जिसको हांका लगाकर कहा जाएगा, वो जमाना आपने नहीं देखा। अच्छा। जब काफ लीग की हुकूमत बनी थी, जब नून लीग को टोटल 12 सीटें मिली थी पूरे ऐवान के अंदर और स्वीपिंग मेजॉरिटी ली थी काफ लीग ने। तो जब इस तरह के हालात होते हैं तो जब बादशाहों की पार्टी बनती है तो बादशाह अपनी पार्टी से काम लेते हैं। अब बादशाहों की पार्टी जो है, ये पार्टी जो नई बनाई थी उन्होंने, वो बिखर रही है, इसलिए कि इस पार्टी की लीडरशिप ने पाकिस्तान के अवाम के लिए और ख़ुद अपने कारखानेदारों को उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। इसलिए जो है अब वो इधर उधर देख रहे होंगे और नए इशारे के मुंतज़िर होंगे, जहाँ इशारा मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। लेकिन लगारी साहब, जब किसी भी पार्टी में इस तरह से इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तो मेन जो जिम्मेदारी है वो किसकी बनती है? लीडर की बनती है कि वो अपनी पार्टी को इकट्ठा करके रखे। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब इस चीज़ में फेल हो चुके हैं? नहीं, लीडर तो बेचारे लीडर कहाँ थे, असल में तो इनको लीडर लाया गया था। अब भी नए लीडर भी उठाए जाएंगे इसी तरह से। इनको बेचारे कभी सियासत का शायद सोचा भी नहीं होगा। जो इनको सियासत में लाए थे, जरा जाकर हमीद गुल से पूछें, वो तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। या ऐसे लोग जो इनकी पार्टी बनाकर फिर इनके मज़ामीन लिखवा कर छपाया करते थे अखबारात में और इनको बड़ा स्कॉलर दानिश्वर साबित करना चाहते थे। अब सबका भेद खुल गया है कि जनाब कितने बड़े स्कॉलर को लाए हैं और कितने बड़े स्कॉलर हैं जो जर्मनी को और जापान को एक ही जगह पर बांध देते हैं और कहते हैं कि दोनों के दोनों जो हैं अपनी सरहदें एक दूसरे के साथ में। इस तरह की और बहुत सी बातें, इन बातों का ये मज़ाक़ खेज़ बातें जो हैं वो अब उनको भी पता चल गया है कि भाई ये चलने वाली चीज़ नहीं है। तो अब नई सूरत हाल होगी। उनका वैसे भी अच्छा होता है कि एक
आदमी इतना ज़्यादा देर चले, 10-15 महीने चल ले तो बहुत है, बाकी अगर उसको धक्का देकर चलाया जाए तो आगे ले जाया जाएगा, वरना फिर कोई और ले आएंगे जिसको धक्के से चलाया जाएगा। ठीक है नाज़रीन, अपने अगले क्लिप की जानिब बढ़े, बात कर लेते हैं चीन और भारत के तनाज़े की। लद्दाख में चीन ने नई तनसीबात कायम करना शुरू कर दी हैं। आखिर चीन और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है, जो कशीदगी है, ये कब ख़त्म होगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी अभी तक बरकरार है। लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि चीन और भारत का जो फौजी टकराव है ये आगे जाकर कितना संगीन हो सकता है? एक टूल है, इंडिया जो है टूल है, और वो आदमी खेल के अंदर अपना किरदार तलाश कर रहा है, लेकिन इस आदमी खेल के अंदर उसका किरदार उस वक्त शामिल होगा जब उसके पर कतर दिए जाएंगे और जब उसकी हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी और उसकी जो मईशत है गिरवी कर दी जाएगी। असल में इंडिया को आगे लाया इसलिए गया, और फिर मालूम हुआ, आपने देखा था कि इंडिया के जो बड़े बड़े अफसरान थे वो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज में वो सीईओ बन रहे हैं। मालूम है कि जी फलां का बड़ा सीईओ वो है इंडिया का है, फलां आदमी का जो बड़ा चेयरमैन है वो भी इंडिया का है, फलां कंपनी का फलां बड़ा बंदा भी इंडिया का है, फलां बंदा बड़ा भी इंडिया का है। एक तरफ इस तरह लगाया गया और दूसरी तरफ जो है इंडिया की अपनी मईशत को आलमी ताकतों ने गिरवी रखा और उसको गिरहन लगा दी और उसको बढ़ने से रोका। अब इस हालत में वो ये कर रहे थे कि थोड़ा सा इंडिया को बूस्ट करें और चीन पर चढ़ाई के लिए तैयार करें। देखें, जब जिस बात को मलेशिया ने नहीं किया, जिस बात को कोरिया ने नहीं किया, जनूबी कोरिया ने नहीं किया, जिस बात को ताइवान ने किया, वो खिलौना बने नहीं बने। अगरचे उनकी मईशतों को आलमी सरमायादारी ने बहुत बुलंद किया, ताइवान को, जनूबी कोरिया को, मलेशिया को, सिंगापुर को, ये ममालिक थे जिनकी मईशत को बूस्टअप किया गया और उनको बहुत बढ़ाया गया। अब इंडिया को बढ़ाया जा रहा था। इंडिया को आप कितना भी खिलाएं भाई, इंडिया फिर भी वही रहेगा ना, इंडिया के हालात भी वही रहेंगे, उसके अंदर तब्दीली भी नहीं आएगी। अब एक और मुसीबत ये हो गई है कि उसको कहा गया है कि तुम दुनिया की एक इतनी बड़ी ताकत के साथ टकरा जाओ जहां से तुम्हारे सींग टूटेंगे, तुम्हारा सर टूटेगा, उसमें से भेजा निकल पड़ेगा, और यही होगा इंडिया को मालूम नहीं है कि 5000 साल की तारीख है चीन की, वो किस तरह से दुश्मनी करने वालों के साथ मुकाबला करता है। उनको याद नहीं है कि सिर्फ चीनी जनरल की जो तहरीरें हैं उनको पढ़ने के बाद दुनिया के बड़े बड़े जर्नलों ने जंगी मार्गों में उनको इस्तेमाल किया। संसू चीन का ही था, और ये चीन के उस लेकिन लगारी साहब, एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर लद्दाख इतना अहम क्यों है? लद्दाख बहुत अहम है, लद्दाख हमारे लिए बहुत अहम है, हमारा भी एक हिस्सा है लद्दाख, और हम समझते हैं कि इंडिया के पास लद्दाख का होना जो है वो एक बहुत ही खतरनाक बात है। इंडिया के पास उसको नहीं होना है, वो कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर के हिस्से के तौर पर उसको पाकिस्तान में होना चाहिए, और मकबूजा कश्मीर को और जम्मू को भी पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। अच्छा। ये इंडिया की हिमाकत है, इंडिया अहमकाना कार्रवाइयां कर रहा है और इससे इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया खुद टूटने की तरफ जा रहा है, टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। इंडिया का क्या मुस्तकबिल रह गया है इस मोदी के होते हुए? ये पूरे, अगर मोदी अपनी टर्म पूरी करता है और ये पूरी करने जा रहा है, इसके बाद इंडिया के टुकड़े टुकड़े होना शुरू होंगे, इंडिया के हिस्से बखरे होना शुरू हो जाएंगे। सही। ये देखना, इंडिया तो अपने आप को बड़ा तुरम खां समझ रहा था, वो यहाँ पर तिब्बत के दलाई लामा को रखकर बैठा हुआ था, उसकी पार्लियामेंट को यहाँ रखकर बैठा, समझ रहा था कि जी मैं चीन के लिए मसाइल पैदा कर रहा हूँ। चीन ने कभी इंडिया के लिए मसाइल पैदा नहीं किए और इंडिया ने हमेशा चीन के लिए मसाइल पैदा किए। अब उसके अपने गले में पड़ चुका है ये मामला। इंडिया नहीं इस मामले को ये सस्टेन नहीं कर सकेगा, रख नहीं सकेगा अपने पास। लद्दाख से इसे दस्तबरदार होना पड़ेगा, इसे कश्मीर के मकबूजा कश्मीर से दस्तबरदार होना पड़ेगा, इसे जम्मू से दस्तबरदार होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है लगाई साहब, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से इत्तेहादियों को मनाने के लिए इशाइये का बंदोबस्त किया गया है, इशाइये पे मदू किया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक एक करके तमाम इत्तेहादियों की जानिब से इशाइये में शिरकत से इनकार किया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
नाजरीन, बजट पास करवाना है और इसके लिए अब हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इत्तेहादियों को मनाने के लिए इशाइये पर उन्हें मदऊ किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इत्तेहादी इशाइये में शिरकत से इनकार कर रहा है। BNP मेंगल की जानिब से इनकार किया गया, शाहज़ैन बुगटी की जानिब से इनकार किया गया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब काफ लीग ने भी अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर इस चीज़ से इनकार कर दिया है। ब्यूरो चीफ कोयटा शहजादा जुल्फ़िकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। शहजादा जुल्फ़िकार की जानिब पहले आना चाहूँगी। शहजादा जुल्फ़िकार, ये बताइएगा कि जिस तरह से शाहज़ैन बुगटी साहब की जानिब से कहा गया है कि वो इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन वो बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए उन्होंने आमादगी का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि बलोचिस्तान के मसाइल अगर हल हो जाएंगे तो फिर हम हुकूमत का साथ देने को तैयार हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो शुरू मेंगल साहब ने किया था, सरदार अख्तर मेंगल ने, और उन्होंने, क्योंकि 4 उनके मेंबर हैं, और उसके बाद शाहज़ैन बुगटी साहब भी पहले बिल्कुल प्रेस के सामने नहीं, पब्लिकली नहीं, वैसे वो फेडरल मिनिस्टर्स को उनको कहते रहे हैं कि भाई आपने जो हमसे वादे किए थे आपने कोई पूरा नहीं किया। यही बात इंडिपेंडेंट MNA यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है लसबेला के डिस्ट्रिक्ट और ग्वादर डिस्ट्रिक्ट, वहां से, क्योंकि ग्वादर पोर्ट है, इसकी वजह से बड़ी इंपॉर्टेंस उनकी है। मीर असलम भूटानी साहब, वो भी MNA वहां से, उन्होंने भी अनकंडीशनल उनके साथ सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट किया PTI को, लेकिन साथ में उनका कुछ डिमांड थे कि बलूचिस्तान के लिए आप कुछ करें। तो इनके तमाम सरदार अख्तर मेंगल के उनको मिलते जुलते हैं। सरदार अख्तर मेंगल की 6 पॉइंट्स है, वो कुछ ज्यादा उनके वो हैं, क्योंकि उनके 4 MNA हैं, उनकी जरा वजन उनका ज्यादा है पार्लियामानी लिहाज से, नंबर गेम के लिहाज से। इनकी तरफ से भी ये नाराजगी का इजहार कि आप लोगों ने कभी 2 साल गुजर गए हैं, ये नहीं किए जो आपको वादे करने थे, या उसी वक्त आप कह देते कि आप हम नहीं कर सकते हैं, या इनको, या आप पहले टाइम फ्रेम को कर देते कि ये डिमांड आपके हम 1 साल 1.5 साल में करेंगे, ये आपके 2 साल 3 साल 4 साल डेवलपमेंट नीड, ये सारा ये बड़ा एक वो है। और बाप जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनकी गवर्नमेंट यहाँ है, उनके साथ PTI इत्यादि है, वो भी नाराज है इस पे। आपने पिछले दिनों देखा कि उन्होंने पिछले जो रवां माली साल जो है उसके बजट में PSDP के बहुत सी स्कीमात काट दी थी, जिसपे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वज़ीर आला ने प्रोटेस्ट करके निकल गए, वॉकआउट करके चले गए। फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको काम करने हैं, वो भी डबे अल्फाज में, कोई अलग नहीं होंगे जिस तरह सरदार अख्तर मेंगल, क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल ना काबीना में शामिल हुए, ना उन्होंने कोई पोर्टफोलियो उसके लिए कभी डिमांड किया, गवर्नरशिप उनको ऑफर हुई, गवर्नरशिप के लिए भी उन्होंने किसी पोजीशन को पर्क एंड प्रिविलेजेस उन्होंने नहीं लिए थे, उनके लिए तो नहीं। इनकी तो मुज़व्वदा जलाल जो है वो बाप पार्टी के वो बिल्कुल शामिल हैं उसमें, और सेनेटर इनके साथ शामिल है, इनके MNA शामिल है, वो किसी सूरत में भी वो कर सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। लेकिन डबे अल्फाज में वो कहते हैं, एहतजाज करते रहते हैं, इसलिए कि यहाँ भी एक रेस लगा हुआ है कि अगर अख्तर मेंगल साहब ने अगर ये स्टेप लिया है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर अपने लोगों में वो जाएंगे, उनके लिए काफी मुश्किलात होंगी। तो मुझे इस तरह से लग रहा है कि अभी बलूचिस्तान के पार्टीज जो हैं वो भी आपके JWP एक उनका MNA इस तरह गवर्नमेंट में के खिलाफ खुल के नहीं जा सकते हैं, लेकिन हौसला उनको उस वक्त हुआ जब उन्होंने देखा कि अख्तर मेंगल ने भी कर दिया, ये 5 MNA हो गए, छठा असलम भूटानी साहब भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमने इनको मेरे ख्याल में हम सोचें कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो मेरे अपना जो नुक्ते नजर है कि मुश्किल में PTI ज्यादा इसलिए आएगी कि जैसे आपने अभी खुद कह दिया कि मुस्लिम लीग काफ के उन्होंने भी कहा जाती मसरूफियात की बिना पे वो प्रेशर बढ़ा देंगे, वो अपना प्रेशर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि एक के बाद एक इत्तेहादी हम देख रहे हैं कि इशाइये में शिरकत से इनकार कर रहा है, तो हुकूमत बजट किस तरह पास कराएगी? हुकूमत के लिए तो मुश्किलात बहुत बढ़ नहीं जाएंगी? अभी तो ये जो इत्तेहादी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम वोट देंगे लेकिन खाना खाने नहीं जाएंगे। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि एक मुश्किल मरहला है हुकूमत के लिए, और ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियों को जो है उनके साथ ये मसला हो जाए कि जी हमें ज़ाती मसरूफियात हैं। वज़ीर आज़म के खाने पर तो लोग इत्तेहादी तो बहरहाल भाग भाग पर जाते हैं और जाकर शरीक होते हैं, लेकिन इस मरतबा इत्तेहादी उन्हें अपने आप को डिस्टेंस करने का फैसला किया है। तो रास्ते बदलने में देर नहीं लगती है।
और शाहजैन मुमकिन है कि आज उनके साथ हों, और ये भी हो सकता है कि वो उन्हें वोट भी दें, लेकिन ये इस बात को यकीनी नहीं कहा जा सकता है। बहुत कम वोटों का फर्क है। अगर कम वोटों से हुकूमत हार जाती है और ट्रेजरी बिल पास नहीं होता है तो हुकूमत उसी वक्त कोलैप्स हो जाएगी ना, उसी वक्त हुकूमत गिर पड़ेगी, हुकूमत संभाली नहीं जा सकेगी। और इस वक्त शायद ये एहसास दिलाना भी मकसूद होगा कि इमरान खान इस बात को ज़रूर महसूस करें कि वो कमज़ोर जगह पर खड़े हुए हैं, कमज़ोर सहारों पर खड़े हुए हैं, कमज़ोर खोटों पर खड़े हुए हैं, कमज़ोर बैसाखियों पर खड़े हुए हैं, और वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने तमाम सियासी फरीकैन को, अपनों को, परायों को, सबको जिस तरह से उन्होंने लपेट में ले लिया है, जिस तरह से अपने इत्तेहादियों के साथ किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी वालों के साथ किया है, अब तो ये मसाइल ही मसाइल। बिल्कुल मसाइल हैं। गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। गुलाम मुर्तज़ा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमने देखा है कि ये कहा जा रहा है तमाम इत्तेहादियों की जानिब से कि हम वोट तो देंगे लेकिन हम खाने में शिरकत नहीं करेंगे, इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे। तो अभी तो चले वोट देने पर आमादगी जाहिर कर रहे हैं वो, लेकिन आगे जाके कल को कोई और मसला आता है जिसमें हुकूमत को इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त तो इत्तेहादी इस चीज़ में भी साथ नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत को अब अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि एटलीस्ट उनके इत्तेहादी तो उनके साथ रहें? जी बिल्कुल, हुकूमत को अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तब्दील करने की भी जरूरत है, बल्कि स्ट्रेटजी जो इस वक्त हुकूमत की है वो पूरी तरह से ही तब्दील होने की उसकी जरूरत है, क्योंकि अपोजिशन के साथ जो मरासम है वो एक रस्मी हैसियत में रह गए हैं। कोई खास मरासम अब अपोजिशन के साथ नहीं रहे, जिसको एक ताल्लुक कहा जाता है, हवाले से कुछ किया जाता है। जो आपने कहा कि वोट को देंगे, खाने में नहीं आएंगे, वोट बजट के हवाले से वोट जो इस वक्त तयशुदा प्रोसेस है उसके मुताबिक स्पीकर चैम्बर में ये फैसला हुआ था कि तमाम जो जमातें हैं उनके चंद एक लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे, और तकरीबन 40-50 लोग भी अगर ऐवान में मौजूद होंगे तो बजट जो है वो उसको मंजूर समझा जाएगा। तो इस तरह से नहीं है कि उस दिन की अक्सरियत देखी जाएगी, और ज्यादातर जो सूरत हाल है वो बजट के हवाले से तो कोई मसला नहीं है। खास अगर हुकूमत को कोई एक छोटा सा भी मसला और दरपेश आ गया तो कोई भी इत्तेहादी इस वक्त गवर्नमेंट के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कल एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें MQM जो है उन्होंने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है। परसों जो पेट्रोलियम मसनूआत में यकदम इजाफा किया गया था उस पर MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो अगर हम ये देखें कि MQM की जानिब से अगर इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया गया है और चौधरी बरादरान पहले से नाराज हैं और शाहजैन बुगटी जो हैं वो भी नाराज होकर साइड पे हो गए हैं, अख्तर मेंगल जो हैं वो भी साइड पे हो गए हैं, तो हुकूमत के साथ कौन है? हुकूमत जो है वो जिस तरह इन्होंने इससे पहले जो फैसले किए हैं वो तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले थे, वो हुकूमत के फैसले नहीं थे, कोलिशन सपोर्ट के फैसले नहीं थे। तो इसी तरह से हम बजट भी पास होगा, वो हुकूमत का बजट पास होगा, वो अवाम का बजट नहीं होगा, ना ही वो दीगर सियासी पार्टियों का उसमें हिस्सा है, ना कोई तजावीज़ ली गई हैं, ना कोई डिबेट हुई है। अभी भी आप सूरत हाल को अगर देखें कुछ दिनों में जो डिबेट हो रही है पार्लियामेंट में, उसमें कोई नहीं कह सकता कि ये बजट पे बात हो रही है। वहाँ तो अपनी स्कोर सेटल हो रहे हैं। वहाँ कहा यह जा रहा है कि जो हाउस विजिलेंस एडवाइजरी कमेटी है उसमें फैसला किया जाता है कि आज 2 लोग हमारी तरफ से बोलेंगे, 2 लोग नून लीग की तरफ से बोलेंगे, 2 लोग पीपल्स पार्टी की तरफ से बोलेंगे और एक फलां जो पार्टी है उसको क्या है। तो बात करने का तकरीबन तमाम अतराफ से ही जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि उसमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने जो बजट है वो उसके हवाले से कोई बात की हो। जो बात की जा रही है बुनियादी तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादी जो है वो अपने हैं और हुकूमत अपनी बात कर रही है, अवाम की बात कोई नहीं कर रहा। बजट जो है वो ना अवामी है, ना बजट में कोई ऐसी बात की जा रही है। सही, और अवाम के लिए तो सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात ही हैं। लगारी साहब, एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से। के इलेक्ट्रिक के दावे धरे के धरे रह गए हैं। हमारे कायद कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि आखिर के इलेक्ट्रिक को प्रॉब्लम क्या है और इतनी बिजली जा क्यों रही है, शहरियों के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना बनता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब शायर बन गए हैं। असेंबली में उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी गज़ल सुनाई और उस गज़ल का जो उन्वान है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे रुल है। आपको भी वो गज़ल सुनाते हैं। लगाई साहब, आपने भी सुनी होगी एहसन इकबाल साहब की गज़ल। उन्होंने कहा है मुल्क रुल, किसान रुल, ताजिर रुल, यानी कि उनकी नज़र में हर चीज़ रुल रही है। की जबान पे उनने जो है वही सूरत हाल बयान की है ना, जो सूरत हाल हमारे सामने है, जिस तरह से उनने गुफ्तगू की, वो तो हालात हाजरा पर ही बात कर रहे थे और उनने अपना एक अंदाज अख्तियार किया है। गजल तो नहीं थी, गजल नज्म जैसी कुछ चीज थी और गजल का कोई उन्वान नहीं होता है। गजल तो गजल होती है, रमा होती है और उसमें एक मक्ता होता है और एक मतला होता है और एक मक्ता होता है। गजल में उन्वान नहीं होता है। अच्छा, ये और फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी इसी तरह का कुछ हमें सुनाया था और हमारे पास है भी उनकी भी नज्म। फयाजुल हसन चौहान साहब, आप क्या कहेंगे एहसन इकबाल साहब की इस नज्म के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज पूरे इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे वायरल है जो मैंने इसको जवाब दिया है। ये नारोवाल के अरस्तू हैं, आला डिग्री अपने पास रखी हुई हैं, अपने साथ प्रोफेसर और डॉक्टर भी लिखवाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आले शरीक मुलाजिम और मुंशी हैं। और ये गलती से वो रुल की जो गजल थी ना, ये उल्टा पड़ गए। हकीकत ये है जो मैंने आपके सामने बयान की है कि नवाज रोल, शहबाज रोल, सलमान रोल, हमजा रोल, हुसैन नवाज रोल, हसन नवाज रोल, कैप्टन सफदर रोल, इसहाक डार रोल, अली इमरान रोल, आले पाकिस्तान, आले शरीफ रोल के जितने हवारी और पटवारी सारे रोल, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन रोल, सारा कुछ रोल और इनकी हुक्मरानी की पत्ती गुल, ये रुल भी और सात गुल भी, इनके ये हालात है। और ये कहते हैं, देखो बात ये है कि पिछले 40 साल में आपने जिस इकोनॉमी का, जिस मुल्क की मईशत का इस तरह आपने सत्यानाश फेरा के राम राम सपना पराया माल अपना और छिको छिक गंडेरियां, अदियां मेरियां तो बाकी अदियां भी मेरियां, इस अंदाज से आपने इस मुल्क को लूटा। और आप कहते हैं कि पौने 2 साल के अंदर इमरान खान साहब आपको 100% सुधार के आपके हाथ पे रखते हैं, नमाजी बन के किनारे पे खड़े होकर जो है वो तमाशा देखने के चक्रों में है। और इनकी इतला के लिए अर्ज है, बेगम रहे इंशाल्लाह अगले 3.25 साल पूरे दिफ्त और एहतशाम के साथ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे। और ये जो 25 अरब रुपए की इंक्रीमेंट के ऊपर रोना रो रहे हैं जो कि आपके दौर के अंदर क्या मुफ्त तकसीम किया करते थे पेट्रोल? आपने 2014 के अंदर सिर्फ 1 महीने के अंदर 31 अरब रुपए का जनाब इंक्रीमेंट लगाया था। आपके दौर के अंदर जो है वो जब गरीब लोग मोटरसाइकिल लेके जाते थे पेट्रोल पंप में तो जनाब अथोवी से प्लथोवी साथ पेट्रोल, लेकिन फयाज साहब 25 रुपए एकदम से इजाफा करना ये तो किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, ये तो बहुत ज्यादा इजाफा है ना। कल नहीं, कल सारी बातें क्लियर कर दी उमर अयूब साहब ने भी, नदीम बाबर साहब ने भी। पहली बात तो ये है 4 दिन पहले इस वजह से की कि अगर हम 2 दिन लेट हो जाते तो नई शिपमेंट जो आ रही है उसके बाद हमें 32 रुपए का इंक्रीमेंट लगाना पड़ना था। पहली चीज, उससे बचने के लिए कि हम सिर्फ 25 रुपए का इंक्रीमेंट लगाए, 4 दिन पहले किया। दूसरी चीज कि आज से जनाब 1.5-2 महीने पहले, 46 दिन पहले जनाब आपकी $21 फी बैरल कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में, अब $44 फी बैरल है आपकी, ठीक है ना जी। 112% का इजाफा है। ये तो आम सी चीजें। अच्छा, मुझे इनसे पूछो कि जब आपका 46 रुपए नीचे हुआ वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हुआ, 25 रुपए ऊपर हुआ तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की वजह से हुआ। खाना काछा के रस्तू से पूछे ना चौधरी एहसन इकबाल साहब से कि आप बड़े सुकरात बनते हो, बड़े रस्तू बनने की कोशिश करते हो, बड़े इंटेलेक्चुअल, तो जब नीचे 46 रुपए हुआ था फिर तो आपको जनाब सलूट मारना चाहिए था असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर इमरान खान साहब को। सही है। वो तो आपने मारा नहीं। तो 25 रुपए बढ़ा तो जनाब इंटरनेशनल से तो आप जनाब कहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म इस्तीफा दे। तो ये इनकी खाम ख्याली है, ये गजलें ठीक पड़े। असल में रुल गुल जो गए हैं ना वो इनके अपने लोग हैं और ये खुद है। इन्होंने अपने भाई के साथ मिल के 100 करोड़ रुपए की सिर्फ फुल बूटियां लगाई हैं। मेट्रो के जो 4 प्रोजेक्ट है ना, एक ऑरेंज लाइन और 3 जनाब लाहौर, पिंडी और जनाब मुल्तान वाली, उसके नीचे PHA के डायरेक्टर की हैसियत के भाई है, इनके भाई ने और इन्होंने मिलकर 100 करोड़ रुपया सिर्फ फुल बूटियां लगाने पे। तो इन जैसे करप्ट लोगों की जनाब गजलें जनाब हम सुनेंगे नहीं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।